हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। और गाइस, ये मानवा सच में काफी ज्यादा अच्छा है, तो इस मानवा को जरूर पूरा देखना। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक मरी हुई लड़की का लाश दिखाया जाता है और उसके सामने उसके फादर घुटने के बल बैठा होता है। और गाइस, यही हमारे स्टोरी का एमसी है, मतलब मेन कैरेक्टर। और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें मार दिया, ना सिर्फ एक बार बल्कि 99 बार। फिर वो खड़े होता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और उसके सिर के ऊपर 1 नंबर शो कर रहा होता है। फिर वो आगे कहता है, अब मेरे पास सिर्फ एक मौका बचा है। फिर वो गुस्से से कहता है, मुझ पे भरोसा करो डैमी, मैं इस बार बिल्कुल भी दोबारा फेल नहीं होऊंगा। फिर उसके बाद हमें इन सब की शुरुआत को दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी टीवी देख रहा होता है और टीवी में न्यूज बता रहा होता है अचानक से कुछ अजीब क्रिएचर सिटी में अपेयर हो गए और वो तबाही मचा रहे हैं। फिर बताया जाता है ये क्रिएचर ज़ॉम्बीज हैं जो पूरी दुनिया में फैल गए हैं और ये आतंक मचा रहे हैं। फिर तभी वहाँ एमसी की बेटी डैमी आती है और वो कहती है, फादर आप क्या देख रहे हैं। फिर एमसी आगे बताता है, हमें सरवाइव करना था, हम जीना चाहते थे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ डेमी मर गई होती है और एमसी रोते और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डेमी जाग जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर एमसी आगे बताता है, लेकिन ये दुनिया खुद एक हेल था, एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की के जिंदा रहने के लिए ये दुनिया एक हेल था और बस इसी तरह से हम इस हेल में मारे गए। फिर दिखाया जाता है एमसी खुद सुसाइड कर लेता है। इस पल मुझे ऐसे लगा कि सभी चीजें खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमें बहुत ही खूबसूरत गॉडेस को दिखाया जाता है और गाइस, मैंने जितना भी मानवा देखा है उन सभी मानवा में ये सबसे ज्यादा खूबसूरत गॉडेस है। और उस गॉडेस के सामने हमारा एमसी घुटने के बल बैठा होता है। फिर वो गॉडेस हमारे एमसी को कुछ बोलती है, लेकिन हमें यहाँ पर बताया नहीं जाता। फिर हमारा एमसी बताता है, मुझे एक और चांस दिया गया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती हैं और वो बिस्तर पर सोया होता है और वो अभी नींद से जागा होता है और उसके सिर के ऊपर 99 शो कर रहा होता है। फिर तभी वो हैरानी से खड़े हो जाता है और अपने बॉडी को देखते हुए कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आखिर ये क्या चल रहा है। फिर तभी वो बगल की तरफ देख के काफी हैरान हो जाता है। उसके बगल में मिरर होता है और वो अपने सिर के ऊपर के नंबर को देखकर सोचने लगता है, ये नंबर मेरे सिर के ऊपर, आखिर इसका मतलब क्या है। फिर तभी वो डेमी के रूम के दरवाजा को खटखटाने लगता है। फिर वो दरवाजा को पीटने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, रू डेमी जल्दी से दरवाजा खोलो, अभी के अभी दरवाजा खोलो। फिर डेमी कहती है, सच में आखिर आपको आधी रात में क्या हुआ, आप इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो। फिर जैसे ही डेमी दरवाजा खोलती है, हमारा एमसी उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है, डेमी क्या तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर डेमी कहती है, आपको क्या हो गया है, क्या आपको बहुत ही बुरा सपना आया था। फिर हमारा एमसी डेमी का हाथ पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ वो लोग तैयार हो जाते हैं और डेमी कहती है, सच में आपको क्या हुआ, क्या आप बता भी नहीं सकते। फिर उसका फादर मतलब एमसी कहता है, कुछ भी सवाल मत पूछो, बस मुझे फॉलो करो। फिर वो लोग जा रहे होते हैं और डेमी कहती है, फादर आपके वजह से मुझे तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते। फिर हमारा एमसी कहता है, हमारे पास जरा सा भी समय नहीं है, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। पर वो इतना बोल पाता तभी उसके बगल से एक ज़ॉम्बी आता है और उसे मार देता है। फिर तभी वो फिर से जिंदा हो जाता है जहाँ वो थोड़ी देर पहले जिंदा हुआ था और वो फिर से काफी हैरानी से उठता है। फिर वो फिर से अपने बगल की तरफ देखता है और वो फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सिर के ऊपर का नंबर 99 की जगह अब 98 हो गया था, जिसे देखकर वो सोचने लगता है, मैं फिर से वापिस आ गया, पर मेरे ये सिर के ऊपर का नंबर कम हो गया। फिर तभी वो कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद हैरान हो जाता है। फिर हमारा एमसी बताता है, उस समय मुझे ये पता चल गया, ये नंबर मेरी बची हुई लाइफ है, दूसरे शब्दों में ये नंबर मेरा बचा हुआ चांस है कि मेरे पास 98 चांस है डेमी को बचाने का। फिर दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी के पीछे से उसके सिर के ऊपर कोई गोल्फ स्टिक से अटैक करता है और ये अटैक करने वाला हमारा एमसी होता है और उसके पास अभी भी 98 लाइफ बची होती है। फिर हमारा एमसी बताता है, मैंने वो सारी चीजें की जो मैं तुम्हें बचाने के लिए कर सकता था, यहाँ तक कि मैंने अपने इंसानियत को भी छोड़ दिया। इस बार दिखाया जाता है कई सारे ज़ॉम्बी कार के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उस कार के अंदर के लोग चिल्लाकर मदद मांग रहे होते हैं और हम
हमारा एमसी वहीं पर बगल में छुपा होता है और इस बार उसके सिर के ऊपर 71 लाइफ बचा होता है। फिर हमारा एमसी आगे बताता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने डेमी को बचाने के लिए वो हर एक काम किया जो मैं कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे महसूस होने लगा आखिरी में मैं कितने भी कोशिश कर लूं मैं उसे नहीं बचा पाता हूं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी ज़ॉम्बी को मार रहा होता है और वो इस बार काफी बूढ़ा हो गया होता है और उसके सिर के ऊपर 13 लाइफ बची होती है। फिर तभी वो बेसबॉल के बैट से ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। फिर उसके बाद वो हाफने लगता है। फिर उसके बाद हमारा एमसी पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर डेमी इन्फेक्टेड हो गई थी और वो धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बनने लगी थी। फिर हमारा एमसी बताता है, भले ही मैं 100 बार भी क्यों ना कोशिश करूं, भले ही मुझे 1000 बार भी क्यों ना मौका मिले, लेकिन तो भी मैं एक कमजोर फादर रहूंगा, बिल्कुल मेरे जैसे। और यहाँ पर डेमी कह रही होती है, फादर मुझे बचा लो। फिर वो उसके कंधे के ऊपर अपने दांतों से काट लेती है और हमारा एमसी उसे गले लगा लेता है और अपने ही सिर के ऊपर गन को तानते हुए कहता है, मैं सिर्फ अपनी प्यारी बेटी को मौत तक ही पहुँचा सकता हूँ। फिर उसके बाद हमारा एमसी फिर से उसी समय में जिंदा हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही रो रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने बिस्तर पे पैरों को मोड़कर अच्छे से बैठ जाता है और रोते रोते ही कुछ सोचने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पर आवाज आने लगती है जिसकी आवाज सुनकर डेमी उठ जाती है। फिर वो अपने दरवाजे को खोलते हुए कहती है, फादर आखिर इतना रात को क्या चीज का शोर शराबा हो रहा है। फिर दिखाया जाता है उसका फादर मतलब एमसी चाकू को पकड़ा होता है और वो डेमी की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर डेमी हैरान होते हुए कहती है, फादर आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ डेमी को देखने लगता है। फिर उसके बाद वो डेमी के पास आता है और डेमी के गले लग जाता है। ऐसा करता देख डेमी भी काफी हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद एमसी आंख बंद करता है और एक गहरी सांस लेने के बाद डेमी को कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, भले ही मैं 100 बार भी फेल हो जाऊँ या 1000 बार भी फेल हो जाऊँ या मिलियन या बिलियन बार भी क्यों ना फेल हो जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए मरते दम तक अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तुम अपने फादर के ऊपर बस भरोसा करो, ठीक है मेरी प्यारी बेटी। इसके जवाब में डेमी सिर्फ कंफ्यूज होते हुए फादर कहती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एमसी का रियल नाम पता चलता है और एमसी का रियल नाम डेजियोन है और यहाँ पर शुरुआत का टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर डेजियोन का सिर्फ 1 लाइफ बचा हुआ था। फिर उसके बाद बताया जाता है डेजियोन जिसने 99 बार कोशिश करने के बाद एक परफेक्ट शेल्टर ढूंढ लिया जहाँ सोल्जर के कंबाइंड मिलिट्री बेस है जो इस जगह को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ सर्वाइवर्स को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के स्टाफ है। सिचुएशन या किस्मत से यहाँ की मैनेजमेंट कभी नहीं बिगड़ी। सच कहूँ तो ये एक परफेक्ट घर है जहाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। और यहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया होता है और वो डेमी के कब्र के सामने होता है और उस कब्र के पीछे कई सारे लोगों का कब्र होता है और हमारा एमसी यहाँ पर कहता है, यहाँ आए हुए ऑलरेडी 40 साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से इंतजार कराया, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना मेरी बेटी। फिर वो गुलाब के गुलदस्ते को रखते हुए कहता है, मुझे इस बार बहुत ही केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये चांस मेरा आखिरी चांस है। मैं बहुत परेशान हूँ, ये जगह सेफ है, अगर हम किसी तरह से इस जगह पर जिंदा पहुँच जाते हैं तो ये जगह हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। फिर वो अपने सिर के ऊपर बंदूक को तानते हुए कहता है, मेरा इंतजार करो मेरी प्यारी बेटी, जल्दी तुम्हारे फादर तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने आंख बंद किया था। फिर वो आंख खोलता है और उसके बगल में डेमी थी। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और डेमी की तरफ देखता है। फिर डेमी भी एमसी की तरफ देखने लगती है। फिर उसके बाद डेजियोन सोचने लगता है, मेरे पास्ट लाइफ में फाइनल सेटर तक पहुंचने से पहले डेमी मारी गई थी क्योंकि वो मेरी गलती की वजह से मारी गई थी। फिर प्रेजेंट टाइम में यही सब सोच सोच के वो गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, मैंने अपने 40 साल को उस जगह पर बिताई और अपने लाइफ को 100 बार रिपीट किया ताकि हर चीज परफेक्ट हो और ये सब इसलिए ताकि मैं डेमी को आखिरी तक जिंदा रख सकूं। फिर वो दरवाजा खोलने लगता है और सोचने लगता है इस बार बिल्कुल भी मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने
ज़ॉम्बीज थे और उन ज़ॉम्बीज के पीछे बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज थे और वो ज़ॉम्बीज उस जगह को पूरी तरह से घेरे हुए थे। फिर उसके बाद डेजियोन हैरान होते हुए सोचने लगता है, एक वेरिएबल, मैंने 40 साल बिताए, 100 बार कोशिश की, पर एक वेरिएबल था जिसके बारे में मैंने जरा सा भी चिंता नहीं किया और उस वेरिएबल को अपने सामने देखकर मैं वहीं पर थम गया, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे 99 बार कोशिश करने के वक्त भी पहले कभी नहीं हुआ था। एक कंडीशन जिसके बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकता था, जिसके बारे में मैंने ना तो कभी शक किया और न ही कभी सोचा। फिर तभी वो सारे ज़ॉम्बीज डेजियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो हैरान होते हुए सोच रहा होता है, इससे पहले कभी भी दरवाजे के सामने पर ज़ॉम्बीज नहीं थे और वो ज़ॉम्बीज बिल्कुल डेजियोन के पास पहुंच गए थे। फिर तभी डेमी जोर से फादर चिल्लाती है। फिर उसके बाद डेजियोन डेमी को पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का देता है, जिससे वो काफी पीछे फेंका जाती है। फिर उसके बाद डेजियोन दरवाजे को बंद करने लगता है। एक पल के लिए तो डेमी को कुछ समझ में नहीं आता है, पर जब उसे समझ में आता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो दरवाजे के पास जाती है और कहती है, फादर आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से अभी के अभी दरवाजा खोलो। और वो रोते हुए दरवाजे को पीट रही होती है और वो सारे ज़ॉम्बीज भूखे भेड़िए की तरह डेजियोन के ऊपर झपट पड़े होते हैं और उसे अपने दांतों से नोच रहे होते हैं और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है, अपने बच्चे को खोने का दुख, ये एक ऐसा दर्द है जैसे कि तुम्हारे शरीर के हर एक पल टुकड़े टुकड़े हो रहे हो और इस दर्द को मैं 99 बार सह चुका हूँ। इस तरह के दर्द को सहने की अब मुझे आदत हो गई है। फिर वो सोचने लगता है, जब डेमी बच्ची थी और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और इन्हीं सब पलों को याद करते हुए वो सोचने लगता है, इसलिए मत रो मेरी प्यारी बच्ची। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डेजियोन की आंखें बंद होने लगती हैं और वो सोचने लगता है, क्या सचमुच ये अंत है, क्या मैं अब हमेशा के लिए मरने वाला हूँ। और वो पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ डेमी उसके सामने ही ज़ॉम्बी के हाथों मारी जा रही थी और वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाया था। इन सबको याद करके फिर वो अपना पैर जमीन पर जोर से पटकता है। फिर वो उन सभी ज़ॉम्बीज को उठा लेता है और सोचने लगता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, भले ही 100 बार या 1000 बार, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं मरते दम तक अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए मैं मर नहीं सकता। फिर उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज डेजियोन के आसपास से दूर फेंका जाते हैं। फिर उसके बाद एक ज़ॉम्बी डेजियोन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तभी डेजियोन पलक झपकने की स्पीड से उसके सिर को अपने हाथ से उखाड़ देता है और वो इसी तरह से ज़ॉम्बी को वहाँ बुरी तरह से मार रहा था और वो उन्हें काफी ज्यादा ब्रूटली मार रहा था। फिर उसके बाद एक ज़ॉम्बी डेजियोन के कंधे के ऊपर काट देता है, लेकिन डेजियोन भी ज़ॉम्बी के कंधे पर काट देता है और अपने हाथों से उसके सिर को पकड़ के उसके शरीर से उखाड़ देता है। फिर तभी एक ज़ॉम्बी डेजियोन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उस ज़ॉम्बी के पहुंचने से पहले ही डेजियोन अपने हाथ को उस ज़ॉम्बी के आर पार कर देता है। फिर तभी वो उन दोनों को हवा में पकड़ के एक जंप करता है और वो जैसे ही नीचे की तरफ लैंड करता है, एक ज़ॉम्बी के गर्दन पर इतना जोर से मारता है कि उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसे ऐसा करता था कि वो ज़ॉम्बी गुस्सा हो रहे होते हैं और उन सभी ज़ॉम्बी के सामने हमारा एमसी मतलब डेजियोन सीना तान के खड़ा होता है। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ देखने लगता है। फिर वो सभी ज़ॉम्बी भी डेजियोन के ऊपर अटैक करने के लिए झपट पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमें डेमी को दिखाया जाता है, जो दरवाजे के पास बैठे बैठे रो रही थी। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और वो अभी भी रोते हुए सामने की तरफ काफी गौर से देख रही थी और सामने की तरफ डेजियोन खड़ा होता है। फिर वो अपने मन ही मन कहता है, 100 बार फेल होने के बाद मुझे अब एक और नया मौका मिला है, इसलिए चिंता मत करो डेमी, भले ही मैं लंबे समय तक ह्यूमन ना रहूं, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद डेजियोन को दिखाया जाता है, जो जवान हो गया होता है और उसकी आंखें भी रेड कलर की हो गई होती है और उसके बॉडी के ऊपर ज़ॉम्बी के काफी ज्यादा काटने के निशान थे। फिर डेजियोन कहता है, क्या तुम ठीक हो मेरी प्यारी बेटी, देखो तुम्हारे फादर रिजरेक्टेड हो गए हैं। फिर उसके बाद सियोल के मापो डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक मॉल ए मार्ट का सीन दिखाया जाता है और वहां पर एक ली सियोंग मिन नाम का एक मिलिट्री सोल्जर होता है, जो कहता है अब ये क्या बकवास है और उसके सामने हमारा एमसी डेजियोन
डेजियन अपनी बेटी डेमी के साथ खड़ा होता है। फिर सोल्जर सियोंगमिन कहता है, तुम कौन हो? ये जगह ज़ॉम्बी से भरी हुई है, तो फिर तुम यहाँ जिंदा और बिना कोई चोट लगे यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं, बेहतर होगा कि तुम बात करो। आखिर तुम्हारे चेहरे में क्या है? फिर तभी वो हैरान होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद डेजियन को दिखाया जाता है जो चश्मा पहना होता है ताकि वो अपने लाल आंखों को छुपा सके। क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो? तो आखिर तुमने सन ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं? फिर तभी एक लड़की आते हुए कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर उसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये ताइयो यूनिट के एक्स कैप्टन है जिसका कोड नेम वाइडो स्पाइडर है और इसका रियल नेम चा हायरी है। फिर वो डेजियन के पास आते हुए कहती है, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ और दूसरी जगह ढूंढो। फिर वो डेजियन के चेहरे के बिल्कुल सामने आते हुए कहती है, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। पर तभी हायरी सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि डेमी खांस रही थी। फिर डेजियन कहता है, मेरी बेटी और मैं पूरे हफ्ते भर से भटक रहे हैं, उसकी अस्थमा और भी ज्यादा बदतर हो गया है, वो मुश्किल से चल पा रही है, प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो प्लीज कम से कम उसे अपने साथ रख लो, मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। जिसकी बातें सुनकर तो हायरी एक पल के लिए चुपचाप शांत होती है। फिर वो उसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर सियोंगमिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे कैप्टन के सामने इमोशनल बातें करके उन्हें बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हारी ये फालतू की ट्रिक्स हमारे कैप्टन के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। पर तभी वो कैप्टन की तरफ देखता है जिसकी आंख नाक से आंसू निकल रहे थे और वो सिसक कर रो रही थी। फिर तभी हायरी पीछे मुड़ जाती है और कहती है, इन्हें अंदर आने दो, कुछ भी यहाँ गलत सलत करने के बारे में सोचना भी मत, वैसे भी हमें इस मार्ट को गार्ड करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। फिर सियोंगमिन कहता है, कैप्टन आप पहले अपनी नाक तो पोंछ लो, और उन्हें डेजियन काफी गौर से देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो स्माइल करता है और सोचने लगता है, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले की तरह थी। चा हायरी, मापो डिस्ट्रिक्ट में जिसने बचे हुए सोल्जर को रीग्रुप किया, एक रिटायर्ड सोल्जर जिसने मार्ट को प्रोटेक्ट किया, वो एक स्नेक की तरह कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन वो बड़े ही आसानी से पेरेंटल सेक्रीफाइस से इमोशनल हो जाती है। फिर तभी डेमी डेजियन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हमारा प्लान बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। फिर डेजियन कहता है, नहीं डेमी ऐसी बात नहीं है। फिर तभी उसके बात को काटते हुए सियोंगमिन कहता है, तुम दोनों मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद डेमी उसे खांसते हुए कहती है, ठीक है सर। फिर सियोंगमिन कहता है, तुम लोगों ने पहले ही काफी ड्रामा कर लिया है। फिर तभी डेमी के सिर में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर सियोंगमिन गुस्से से कहता है, सच में क्या तुम लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ? फिर तभी डेजियन आता है और डेमी को सहारा देने लगता है। फिर डेजियन डेमी को देखकर सोचने लगता है, उसकी मेंटल स्टेट काफी तेजी से बिगड़ रही है, अगर वो जल्दी आराम नहीं करती तो ये उसके लिए खतरनाक होगा। इसके पीछे दो वेरिएबल्स हैं। एक हफ्ते पहले जो इंसिडेंट हुआ, जिसे मैं भी काफी ज्यादा मुश्किल से समझ पा रहा हूँ, मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया था फिर भी मैं बच गया, और उसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं उल्टा उन पर ही हावी हो गया। मेरा शरीर इतना ज्यादा बदल गया कि लगभग उसे पहचानना इम्पॉसिबल है। मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था। क्या मैं सचमुच एक ज़ॉम्बी बन गया हूँ? फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये हेपजियोंग ब्रांच का ए मार्ट है। फिर डेजियन सोचने लगता है, अर्ली स्टेज में जिंदा रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह ए मार्ट, यहाँ पर सप्लाईज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, एकमात्र ऐसी जगह जहाँ डिफेंस फोर्स तैनात है, अगर ये यहाँ है तो डेमी सेफ रहेगी। फिर उसके बाद डेजियन बगल की तरफ देखते हुए कहता है, ये बगल वाली बिल्डिंग कोलैप्स कैसी है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सियोंगमिन कहता है, तुम इस तरह से बातें कैसे कर रहे हो जैसे कि तुम फ्यूचर से आए हो? 3 दिन पहले यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था, फिर हमारे कैप्टन ने अपने आप को ही चारा बना के उन्हें दूसरे बिल्डिंग में लेके चली गई। फिर उसके बाद वहाँ पर पहले से ही लगे हुए एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर दिया, और उस एक्सप्लोजन के वजह से सभी ज़ॉम्बीज मारे गए और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। अगर उनमें से कोई बचा होगा तो वो बिल्डिंग के मलबे के नीचे फंस गया होगा और
वहीं पर सड़ कर मर जाएगा। फिर उसके बाद सियोंग मिन पीछे मुड़ के डेजियन को देखने लगता है। फिर डेजियन को दिखाया जाता है जो हैरान होकर सामने की तरफ देख रहा था। फिर सियोंग मिन कहता है आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो? वो ज़ॉम्बीज़ इस बिल्डिंग के नीचे दबकर पतले कागज की तरह चपट गए होंगे। फिर उसके बाद सियोंग मिन पीछे की तरफ देखता है और वो ज़ॉम्बी गुर्रा रहा होता है और सियोंग मिन अचानक से इतने बड़े ज़ॉम्बी को देखकर उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपना पंच बनाता है और अपने पंच से जमीन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके वजह से उस जगह की जमीन भी शटर हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर हैरी आती है और वो ज़ॉम्बी हैरी के ऊपर अपने मुक्के से अटैक कर देता है, लेकिन हैरी सही समय पर झुककर बच जाती है। उसे देखकर वहाँ खड़े 3 सोल्जर कहते हैं ये क्या बकवास है, एक ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे आया? फिर हैरी डेजियन के पास आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है सभी यूनिट्स अभी के अभी इस पर फायर करो। फिर वो सभी सोल्जर लोग उस ज़ॉम्बी के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी के ऊपर उनके बंदूक के गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था, पर इसके वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और उन्हें 3 सोल्जर के पास आता है और उन सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके इस अटैक की वजह से 2 सोल्जर वहीं पर खत्म हो जाते हैं और तीसरा सोल्जर अभी भी बचा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुक्का बनाता है और उस सोल्जर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर तभी अचानक से उसके मुंह पर कोई बैग फेंक देता है, जिसके वजह से उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है और इसी बीच हैरी उस सोल्जर को पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। फिर उसके बाद हैरी उस सोल्जर को डेजियन के पास लेकर आ जाती है और जमीन पर रखते हुए कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? अपने आप को संभालो और घबराओ मत। फिर वो सोल्जर भी कहता है ठीक है कैप्टन। फिर उसके बाद हैरी सोचने लगती है फोकस करो हैरी, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो 3 दिन पहले के जैसे है, ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वो उसके बाद बगल की तरफ देखती है और कहती है सभी लोग मार्ट की तरफ भागो। फिर उसके बाद वो सभी लोग भागने लगते हैं। फिर डेजियन कुछ कहने वाला होता है, लेकिन हैरी उसके बात को रोकते हुए कहती है अभी बकवास करने का समय नहीं है, अभी बस भागो। फिर उसके बाद डेजियन डेमी की तरफ देखने लगता है जहाँ उसे दौड़ने में काफी दिक्कत हो रहा था, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद वो वहीं से मुड़ जाता है और उस ज़ॉम्बी की तरफ जाने लगता है। फिर वो मुक्का बनाता है और बहुत ही तेजी से उस ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद मार्ट पेरीमीटर के बैरिकेड को दिखाया जाता है। हैरी उसे देखकर सोचने लगती है ये उसके लिए भी एक ही बार में पार कर पाना इम्पॉसिबल है, जब तक वो वहाँ पर अटका रहेगा हम उसकी कमजोरी ढूंढ सकते हैं। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? इन्हें तो फर्स्ट फ्लोर में होना चाहिए था, इन लोगों का इवैक्यूएशन तो बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। फिर उसके बाद हैरी वहीं पर रुक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं उसे किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम तीनों अंदर चले जाओ। फिर वो उसके बाद हैरी की तरफ गौर से देखने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं? क्या सच में? अब ये मत कहना कि वो अपनी बेटी को ही छोड़कर भाग गया, वो कमीना कहीं का। फिर तभी डेमी अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहती है मेरे फादर वहाँ पर हैं। फिर हैरी भी वहीं पर देखने लगती है और वो सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाती है। फिर दिखाया जाता है डेजियन अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुक्का बनाता है और उस मुक्के से ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से उस ज़ॉम्बी का सिर पूरी तरह से पिचक जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर डेजियन बैठा होता है और वो अभी भी अपने हाथों से उस ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर मारे जा रहा था, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और ये देखकर एक बाप अपने बच्चे के आंखों को अपने हाथों से ढक लेता है। फिर उसके बाद डेजियन उस ज़ॉम्बी के ऊपर से उतर जाता है। फिर उसके बाद वो आगे आने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे किए हुए वादे को नहीं निभा पाया। जिसके बाद सुनकर हैरी डेमी की तरफ देखने लगती है। मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें चोट लग सकती है। फिर उसके बाद हैरी डेजियन के ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है आखिर तुम क्या हो, तुम कौन हो? उसके बाद सुनकर डेजियन कुछ पल के लिए शांत रहता है। फिर वो अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है मेरा नाम रियू मिन सियोक है। तो गाइस इसका नाम पहले डेजियन था, अब रियू मिन सियोक कर दिया, तो मैं इसे अब से मिन सियोक ही बोलूंगा। उसकी बातें सुनकर डेमी सोच रही होती है प्लीज मत बताना। फिर मिन सियोक कहता है मैं डेमी का फादर और
फिर डेमी अपने मन ही मन कहती है, प्लीज फादर यहीं पे रुक जाओ, आप अपने सच्चाई मत बताना, नहीं तो आप खतरे में पड़ जाओगे। फिर मिनस्योक अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है, और मैं एक ज़ॉम्बी एक्सपर्ट हूँ। उसकी बातें सुनकर उस जगह पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर डेमी और हैरी दोनों हैरान होते हुए एक साथ कहते हैं, क्या ज़ॉम्बी एक्सपर्ट? फिर मिनस्योक कहता है, जब से आउटब्रेक चालू हुई मैंने सरवाइव करने के लिए ज़ॉम्बी को एनालाइज किया, उनके ऊपर स्टडी किया और उनके कमजोरियों को ढूंढा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। फिर मिनस्योक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। फिर हैरी भी स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात थी। फिर वो अगले ही पल अपने डैगर को मिनस्योक के गले के पास रख देती है, जिसे देखकर डेमी कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? फिर हैरी कहती है, अपना बकवास बंद करो। फिर हैरी गुस्से से कहती है, तुमने इस मॉन्स्टर को अपने खाली हाथों से मार दिया और ये तुम्हारी लाल आंखें बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रही हैं। फिर वो मिनस्योक के बिल्कुल करीब आते हुए कहती है, तो मुझे बताओ क्या तुम एक ह्यूमन भी हो? फिर उसके बाद हैरी कहती है, हे क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने सिर्फ अपने खाली हाथों से एक ऐसे ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया जिसके ऊपर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा था, और ये तुम्हारी लाल आंखें बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखती है। तो मुझे बताओ सच में क्या तुम ह्यूमन हो भी या नहीं? फिर मिनस्योक कहता है, ऐसी बात नहीं है, उस ज़ॉम्बी के ऊपर बुलेट का असर हुआ था। फिर हैरी हैरान होते हुए कहती है, क्या? फिर मिनस्योक कहता है, वो तुम लोगों के गन शॉट के वजह से ऑलरेडी बहुत कमजोर हो गया था, मैंने तो बस जाके उसे खत्म किया है। फिर उसके बाद मिनस्योक कहता है, ये एक कीटर है, ये एक ऐसा क्रिएचर है जो दो ज़ॉम्बी के फ्यूजन से बना है, ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो इसका डिफेंस है, लेकिन इसकी भी कमजोरी है और वो है इसका जॉ मतलब जबड़ा। फिर उसके बाद वो मनी मन सोचने लगता है, बिल्कुल मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर तुम उसे हथौड़े से मारते हो तो तुम थोड़ा बहुत डैमेज तो उसे दे ही सकते हो, और ये तुम्हारी आंखों का क्या, ये ऐसे क्यों है? फिर मिनस्योक कहता है, पैदा होते ही मेरे आंखों में मेलेनिन की कमी है, इसलिए ये ऐसे हैं, और इसी वजह से मैं अपनी आंखों को ढक के रखे रहता हूँ ताकि मेरे आंखों की वजह से लोग अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। तो क्या अब भी मैं तुम्हें एक ज़ॉम्बी के जैसे दिखता हूँ? उसके जवाबों को सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, ये सस्पिशियस है, इसमें जरूर कुछ न कुछ अजीब है, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी अपने बेटी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? फिर उसके बाद डेमी आ जाती है और हैरी को हटाते हुए कहती है, बस करो। फिर उसके बाद हैरी मुड़ जाती है और कहती है, ठीक है मैं तुम लोगों को अपनी परमिशन देती हूँ, तुम लोग अंदर आ सकते हो, अब से मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहेगी मिस्टर एक्सपर्ट। फिर उसके बाद वो आगे की तरफ जाने लगती है। फिर तभी वो बगल में मरे हुए सोल्जर को देखती है जो लोग ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पर दो सोल्जर आते हैं और एक सोल्जर कहता है, क्या आप ठीक हैं? फिर वो उसी सोल्जर के ऊपर अपने पैर से उसके घुटने के ऊपर मारती है और उसके जूते की वजह से उस सोल्जर को इतना जोर से लगा होता है कि वो वहीं पर घुटने के बल बैठ जाता है। फिर हैरी कहती है, इमरजेंसी केस में तुम लोगों को सभी लोगों को बेसमेंट वाले पार्किंग में ले जाना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर दूसरा सोल्जर कहता है, हम काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिर हैरी कहती है, अगर वो ज़ॉम्बी नहीं मारा जाता तो मार्ट के सभी लोग मारे जाते। फिर वो गुस्से से कहती है, अगर फिर कभी अगली बार ऐसा हुआ तो ज़ॉम्बी से पहले मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी। फिर तभी वो सोल्जर सैल्यूट करते हुए कहता है, ठीक है कैप्टन। फिर उसके बगल वाला सोल्जर जिसके घुटने पर हैरी ने मारा था वो हैरी को गुस्से से देखने लगता है। फिर उसके बाद हमें इनसाइड स्टोर के मेन स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनस्योक और डेमी दोनों अपने जूते खोल के बैठे होते हैं, जहाँ पर डेमी कहती है, ये कितनी राहत की बात है। फिर मिनस्योक कहता है, किस बारे में? कि आप झूठ बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चला, आप वहाँ पर कितना बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे। उस समय मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि मानो कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर मिनस्योक कहता है, वो किसी भी बेवकूफ भरी बातों में नहीं फंसती है, वो डेफिनेटली इस तरह की नहीं है जो किसी के भी ऊपर केयरलेसली चाकू चला दे। फिर डेमी कहते, क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं? फिर मिनस्योक परेशान होते हुए कहता है, नहीं। फिर वो उन सभी पलों को याद करने लगता है जहाँ उसने पास्ट लाइफ में हैरी के साथ बिताए थे। फिर उसके बाद मिनस्योक कहता है, मैं देख कर बता सकता हूँ
हूँ वो जैसे दिखती है उससे थोड़ी अलग है। फिर उसके बाद डेमी कहती है वैसे आपको पता भी है ब्रेन रोट का क्या मतलब होता है, आपने ये कहाँ से सीखा। फिर मिन सियोक कहता है मेरी बेटी से। फिर डेमी कहती है क्या मैं, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं सिखाया। फिर मिन सियोक कहता है जरूर सिखाया है, तुमने ये मुझे बहुत बार सिखाया है। फिर डेमी हैरान होते हुए कहते हैं क्या बहुत बार। फिर मिन सियोक अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है तुम यहीं पर रहो जब तक मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ फूड लेकर आता हूँ। और डेमी यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज होती है और वो सोच रही होती है कि उसने फादर को ब्रेन रोट कब सिखाया है, और उसे देखकर मिन सियोक स्माइल कर रहा होता है। फिर वो पहले ये बातों को याद करने लगता है जहाँ डेमी के हाथों में वही चश्मा होता है और वो कहती है मुझसे वादा करो आप अपने बारे में कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे, अगर लोगों को आपके बारे में पता चल गया तो आप खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए मुझसे अभी क्या भी वादा करो। फिर उसके बाद मिन सियोक भी ठीक है बोल के उससे वादा कर लेता है। फिर अभी प्रेजेंट टाइम में वो एक सोल्जर से खाने पीने का सामान ले रहा था और वो सोचने लगता है वो बिल्कुल सही कह रही थी, अगर लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो लोग अपने दिमाग खो बैठेंगे। फिर उसके बाद मिन सियोक उसी जगह पर आते हुए कहता है मैं वापस आ गया। फिर मिन सियोक जब नीचे देखता है तो डेमी वहीं पर जमीन के ऊपर सो गई होती है। फिर वो उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। फिर उसके बाद मिन सियोक अपने मन ही मन सोचने लगता है स्टेज के हिसाब से ज़ॉम्बी की अपीयरेंस बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, मेरे घर के दरवाजे के सामने ज़ॉम्बी का झुंड 100 से ज्यादा लोगों का था और एक हफ्ते में ही एक म्यूटेड ज़ॉम्बी का दिखाई देना, ज़ॉम्बी का इतना स्पीड से दिखाई देना, मेरे पास्ट के 99 लाइफ में भी ज़ॉम्बी इतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे थे। इस सिचुएशन में ये एक वेरिएबल हो जाता है, जब मेरे पास्ट के 99 लाइफ में कुछ नहीं बदला तो इस बार क्यों बदल रहा है, मुझे एक अंदेशा है और वो हूँ मैं। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। फिर सिटी से दूर जंगल में एक अजीब से ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी था और उसके कई सारे हाथ और पैर थे और उसी की तरह वहाँ पर बहुत ही सारे म्यूटेड ज़ॉम्बीज थे। फिर उसके बाद मिन सियोक बताता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा इसलिए कि हमारी प्रेजेंस उन्हें परेशान करती है या वो हमसे डरते हैं, लेकिन एक बात साफ साफ है उनके लिए मैं भी एक वेरिएबल हूँ। तो गाइज यहाँ पर वेरिएबल का मतलब ये है कि वो चीजों को बदल सकता है। तुम सभी लोग इसी जोन में इकट्ठा हो गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के हाथों में डबल स्टैंड वाला सीढ़ी होता है, तुम लोग बार बार क्या देख रहे हो, जल्दी करो और मेरे पास आओ। फिर उसके बाद मिन सियोक सीढ़ी को पकड़ता है और अपने हाथों से खींच के उस सीढ़ी के 2 टुकड़े कर देता है। फिर मिन सियोक कहता है जल्दी करो मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है इससे पहले कि वो जाग जाए। फिर उसके बाद म्यूटेंट ज़ॉम्बी जो पहले सबसे आगे था वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और गाइज मैं बता दूं यही ज़ॉम्बी यहाँ पर के सभी ज़ॉम्बीज का लीडर है और ये ज़ॉम्बी अभी सभी के पीछे है। फिर तभी सबसे आगे वाले ज़ॉम्बी के ऊपर मिन सियोक उसके जबड़े के ऊपर मारता है जिससे वो पीछे की तरफ फेंका जाता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। फिर वो बहुत ही तेजी से अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए सीढ़ी से उन ज़ॉम्बी को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारने लगता है। फिर तभी अचानक से बगल से एक ज़ॉम्बी आता है और मिन सियोक के एक हाथ को अपने मुंह से दबाकर उखाड़ लेता है। फिर मिन सियोक उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपने पैर से किक करता है जिससे वो ज़ॉम्बी जमीन पर पूरी तरह से गिर जाता है। फिर उसके बाद मिन सियोक के उसी कटे हुए हाथ को दिखाया जाता है जो फिर से रीजनरेट होने लगता है। फिर जैसे ही उसका हाथ पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है वो उस ज़ॉम्बी के सिर पर एक पंच मारता है जिससे उस ज़ॉम्बी का सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक अजीब से ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो अपने आप को बहुत ही लंबा कर लेते हैं। फिर वो जैसे ही ऊपर जाते हैं मिन सियोक की तरफ अपने मुंह से पॉइजन गैस रिलीज करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर चारों तरफ पॉइजन गैस फैल जाती है और उसी पॉइजन गैस को चीरते हुए मिन सियोक एक हाई जंप करता है और वो जैसे ही नीचे की तरफ लैंड करता है उन चारों ज़ॉम्बीज का एक ही बार में सिर काट देता है। फिर वो अपने पीछे से 2 कुल्हाड़ी या एक्स निकालता है और बहुत ही तेजी से अपने 2 कुल्हाड़ी से उन ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काट देता है। फिर उसके बाद मिन सियोक अपने कुल्हाड़ी पकड़ के बिल्कुल ज़ॉम्बी लीडर के पास पहुंच जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी लीडर अपने हाथ को आगे बढ़ा के अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर मिन सियोक बहुत ही तेज था, वो बड़े ही आसानी से अपने पैर से किक करके उस ज़ॉम्बी को जमीन पर पटक देता है। फिर जैसे ही मिन सियोक अपना पैर उठाता है वो ज़ॉम्बी गुर्राने लगता है, पर यहाँ पर मिन सियोक बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी लीडर का सिर काट देता है। यहाँ पर उसकी रेड आइज ग्लो कर रही थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद हमें अगले दिन
दिन सवेरे मार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेमी अभी भी जमीन पर सो रही थी। तभी वो अपने नींद से जाग जाती है। फिर उसके बाद वो उठ के बैठ जाती है और अंगड़ाई लेने लगती है। फिर वो बगल की तरफ देख के थोड़ा हैरान भी होती है और स्माइल भी कर रही होती है, क्योंकि बगल में उसका फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके लाया होता है। लगता है मेरी प्यारी बेटी जाग गई, ये लो खा लो। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। कुछ पल उसे देख के वो थोड़ा हैरान होती है, फिर वो स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद हायरी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हायरी कहती है, हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर उसके सामने खड़ा सोल्जर कहता है, ये बात सच है कैप्टन, कल रात 1 बजे से 5 बजे तक बाहर की तरफ काफी ज्यादा धमाकेदार आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाज आपने भी सुना होगा है ना कैप्टन। हमारी स्काउटिंग टीम आज सुबह बाहर गई थी और उन्होंने देखा कि इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी मारे गए थे। फिर हायरी अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या उन्होंने एक दूसरे को पीट पीट कर मार डाला। फिर वो सोल्जर कहता है, मुझे भी इस बात पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ चेक करने गया और मैंने इसे अपने आंखों से देखा है, वो सारे ज़ॉम्बीज मर चुके थे। फिर हायरी काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचने लगती है, इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी सिर्फ 4 घंटे के अंदर मारे गए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर उसके बाद वो बगल की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है, रुको क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है। फिर वो उसके बाद अपने चेयर पे बैठ जाती है और कहती है, सभी लोगों को इकट्ठा करो, अभी से A-मार्ट एक एस्केप प्लान को एक्सिक्यूट करेगी। फिर उसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो बाहर की तरफ काफी गौर से देख रहा था और कहता है, ये बात बिल्कुल सच है, वो सड़ी हुई चीजें एक भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। फिर वही आदमी पीछे मुड़कर कहता है, क्या सच में वे सभी चले गए। फिर वो लड़की जिससे वो आदमी पूछ रहा था, वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैंने ये साफ साफ सुना था, सोल्जर आपस में बात कर रहे थे कि वो सभी चले गए, यहाँ तक कि अब उनकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। फिर तभी वो लोग खुश होते हुए कहते हैं, वो सारे ज़ॉम्बी यहाँ से चले गए, आखिरकार अब हम यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं। फिर डेमी कहती है, फादर मुझे लगता है कि वो ज़ॉम्बी सच में यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद मिनसुक डेमी को एक वर्कर वाला हेलमेट पहनाते हुए कहता है, डेमी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए इस हेलमेट को मत उतारना, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर डेमी कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या बाद में। फिर तभी वहाँ हायरी आ जाती है और वो अपने हाथों में स्पीकर पकड़ी होती है और उस स्पीकर से वो कहती है, आज सुबह इसकी वजह तो नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन हमने ये कंफर्म कर लिया है कि इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं। जिसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े सिविलियंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बात सच था, अब हम बच गए हैं, अब हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। फिर उसके बाद हायरी आगे कहती है, और अब हम इस जगह को खाली कर देंगे। उसकी बातें सुनकर वो सभी सिविलियंस की खुशी हैरानी में बदल जाती है और वो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन लोगों को अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं होता है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना। फिर दूसरा लड़का कहता है, मैंने सुना कि हमें ये जगह खाली करनी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। फिर हायरी कहती है, 3 दिन पहले जब हमारा कम्युनिकेशन टूटा था तो हम एक सर्टेन मिलिट्री यूनिट के क्लोज कांटेक्ट में थे, 2nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड। माना जाता है कि ग्योंगी के इलाके में एकमात्र ब्रिगेड है जो अभी तक जिंदा है। उनके पास अभी भी एक पूरी बटालियन है जिसमें आर्मर्ड यूनिट है, और सबसे जरूरी बात, वो सिविलियंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम सभी लोग सिर्फ एक रेडियो मैसेज की वजह से वहाँ चले जाएं? फिर तभी दूसरा आदमी कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मैसेज सही है, अगर ये मैसेज गलत हुआ तो। फिर हायरी कहती है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये मैसेज किसने भेजा है। जिसने इस मैसेज को भेजा उसे ब्लू हॉक के नाम से जाना जाता है। अगर ये भेजने वाले वो हैं तो हम उनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। फिर तभी वो सिविलियंस गुस्सा करते हुए कहते हैं, हम ऐसे ही भरोसा करके अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। क्या तुम चाहते हो कि हम 3 दिन पहले टूटे फूटे रेडियो मैसेज के बेस पे इस जगह को खाली कर दे? तुम तो सीधा हमें मौत की तरफ जाने के लिए बोल रही हो। फिर हायरी कहती है, हमें जाना ही होगा, अगर ज़ॉम्बी वापस आ गए तो हम बच नहीं पाएंगे। फिर उसके सामने वाला आदमी कहता है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शायद ऐसा हो सकता है कि ज़ॉम्बी यहाँ पर कभी न आए। फिर तभी बगल में एक टोपी पहना आदमी कहता है, जरा देखो, पता था ऐसा कभी न कभी होगा। एक औरत जो इमोशनल और रेकलेस डिसीजन लेती है
है, अगर इस औरत की जगह कोई आदमी लीडर होता तो क्या ऐसा कभी होता? क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? फिर हैरी गुस्से से कहती है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? फिर तभी उन सिविलियन के बीच से हमारा MC मिन्स्योक आता है और कहता है, नहीं, ज़ॉम्बी कभी भी वापस आ सकते हैं। फिर वही टोपी वाला आदमी मिन्स्योक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन जो इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो? फिर हैरी कहते हैं, ये एक एक्सपर्ट है। फिर वो आदमी कहता है, क्या एक्सपर्ट? आखिर तुम्हारे इन आंखों के साथ क्या दिक्कत है? फिर उसके बाद जब वो मिन्स्योक के आंखों को गौर से देखता है जैसे कि उसके सामने बहुत ही खुखार ज़ॉम्बी हो, और मिन्स्योक उस टोपी वाले आदमी को कह रहा होता है, यहाँ पे रहने का मतलब यही है कि हम थाली पे परोसे गए मीट के जैसे हैं। क्या इसे ही जिंदा रहना कहते हैं? ये तो बस अपने मरने का इंतजार करने के बराबर है। फिर उसके बाद मिन्स्योक आगे चले जाता है और वो टोपी वाला आदमी अपने सीने पर हाथ रख के काफी जोर जोर से हांफने लगता है। फिर उसके सामने एक और आदमी आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो क्या हमें जिंदा रहने की गारंटी मिलेगी? फिर मिन्स्योक कहता है, ऐसी बात नहीं है। फिर वही आदमी कहता है, बातें ना तो गारंटी देती है और ना ही प्रूफ। फिर उसके बाद मिन्स्योक सभी के सामने खड़े हो जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम लोग सोल्जर को फॉलो नहीं करते हो तो क्या तुम लोग इनके बिना सरवाइव कर सकते हो? क्या तुम लोग अपने खुद के दम पे जिंदा रह सकते हो? उसकी बातें सुनकर उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। फिर एक आदमी कहता है, अगर इसके बारे में ध्यान से सोचो तो वो सही बोल रहा है। हम सोल्जर के बिना बस एक जीता जागता मीट हैं और कुछ भी नहीं। फिर एक दूसरा आदमी कहता है, अभी तक हम सिर्फ मिलिट्री के वजह से जिंदा हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा होना चाहिए। फिर तभी वो लोग चीयर करने लगते हैं, चलो कोशिश करते हैं, चलो सोल्जर पे भरोसा करते हैं, चलो उन्हें फॉलो करते हैं। और एक ही पल में उनके वक्त और जज्बात बदलता देख हैरी हैरान होते हुए सोचने लगती है, उसने बिना किसी मेहनत के बड़े ही आसानी से तुरंत उनके मन को बदल दिया। फिर वो मिन्स्योक की तरफ देखते हुए सोचने लगती है, आखिर वो है कौन? और मिन्स्योक भी ये बात समझ जाता है। फिर वो कहता है, मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वो पहले की बातों को याद करके सोचने लगता है, मैं कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाता था जहाँ चीजें मेरे फेवर में नहीं थी, तो भी मैं जैसे तैसे करके लोगों को कन्विंस कर लेता था। फिर अभी वो प्रेजेंट टाइम में अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और इसके अलावा ये मेरे और मेरी बेटी के लिए भी है। अगर तुम लीडर बनती हो तो बिना किसी शक के ये जरूर काम करेगा। उसकी बातें सुनकर वो एक पल के लिए तो वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। फिर उसके बाद वो एक गहरी सांस लेती है। अब से एस्केप मिशन शुरू होता है। मैं हैरी तुम सभी को सेफ जगह पर पहुंचाऊंगी। फिर उसके बाद वो सभी सोल्जर और सिविलियन के साथ वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां दोनों बस में सिविलियंस होते हैं और उसके आगे पीछे वाले गाड़ी में सोल्जर्स होते हैं। फिर बस के अंदर दिखाया जाता है, बस के अंदर भी सोल्जर तैनात होते हैं और वहीं डेमी थोड़ा परेशान होती है। फिर दिखाया जाता है सबसे आगे वाले वैन में हैरी होती है। फिर गाड़ी चलाने वाला सोल्जर हैरी को कहता है, हान रिवर को पार हुए बहुत लंबा समय हो गया है, ये देखकर काफी अजीब लग रहा है। फिर हैरी कहती है, अभी मिशन की तरफ ध्यान दो, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। फिर तभी एक सोल्जर कहता है, कैप्टन सामने की तरफ देखो। फिर दिखाया जाता है उनके सामने एक ज़ॉम्बी होता है और उस ज़ॉम्बी के पास कई सारे ज़ॉम्बी होते हैं, जो ज़ॉम्बी गाड़ी की आवाज सुनकर उनके पास आने लगते हैं। फिर उसके बाद हैरी वॉकी टॉकी में कहती है, ज़ॉम्बी देखा गया है, इसलिए मिशन अब से शुरू होता है। सिविलियंस और टीम सी राइट की तरफ जाओ और हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे। फिर दिखाया जाता है सिविलियन के बस और एक मिलिट्री वैन राइट की तरफ चली जाती है और हैरी की वैन लेफ्ट की तरफ चली जाती है। फिर दिखाया जाता है हैरी के गाड़ी के सोल्जर अपने पास से उन ज़ॉम्बी के ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं, जिससे उन सभी ज़ॉम्बी का ध्यान हैरी वाले गाड़ी की तरफ चले जाता है। फिर हैरी कहती है, ये लोग सेंसिटिव होते हैं, ये लोग देखने से ज्यादा सुनने पर भरोसा करते हैं, इसलिए जहाँ पर ज्यादा आवाज आता है ये लोग उसकी तरफ जाते हैं और खाली के टकराने की वजह से वो ज्यादा आवाज करती है, जिसके वजह से ज़ॉम्बी हैरी वाली गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। फिर एक सोल्जर कहता है, ये काम कर रहा है, वो लोग सिर्फ हमारा पीछा कर रहे हैं। फिर हैरी कहती है, डिस्टेंस बना के रखो, वो लोग हमें पकड़ ना पाए। फिर एक सोल्जर कहता है, लेकिन कैप्टन वो बहुत ही सारे हैं, वो जल्दी हमें पकड़ लेंगे। फिर हैरी पीछे मुड़कर देखती है और सोचने लगती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें काफी मुश्किल हो सकती है। फिर वो कहती है, स्योंग सान ब्रिज की तरफ चलो।
फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद एक ब्रिज को दिखाया जाता है जो बीच से टूटा हुआ होता है और वहीं पर हैरी की गाड़ी पहुंच जाती है और हैरी कहती है बस थोड़ा सा और। फिर वो सोचने लगती है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो वो हमेशा ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं। फिर हैरी चिल्लाते हुए कहती है इसे अभी करो। फिर उसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी को बहुत ही तेजी से मोड़ लेते हैं और वो बिल्कुल अपने गाड़ी को टूटे हुए ब्रिज के पास मोड़ते हैं और उस गाड़ी को दूसरे तरफ जाता देख एक ज़ॉम्बी वहीं पे रुक जाता है, पर उसके पीछे से आ रहे ज़ॉम्बी नहीं रुकते हैं और वो लोग उससे टकरा के उस ब्रिज से नीचे गिरने लगते हैं। और इसके अलावा जो भी ज़ॉम्बी गाड़ी के सामने आ रहा था उस ज़ॉम्बी को वो लोग गाड़ी से ठोक दे रहे थे, पर जो भी ज़ॉम्बी उस गाड़ी के सामने था वो उसे पहले ही देख लेते हैं और उसके रास्ते को छेक लेते हैं। फिर उसके बाद हैरी सोचने लगती है जब उनका ध्यान कहीं और हो तो उनका पिछला हिस्सा बहुत ही कमजोर होता है। फिर दिखाया जाता है पीछे से एक रोड रोलर आता है जो उन सभी ज़ॉम्बी को कुचल कर कागज की तरह चपटा बना रहा था और उस रोड रोलर के अंदर होता है हमारा MC मिन्स्योक जो कहता है ये एक रोड रोलर है। फिर दिखाया जाता है जो भी MC के रोड रोलर के सामने आ रहा होता है वो बुरी तरह से कुचला जा रहा होता है। फिर मिन्स्योक बताता है दर्जनों टन के प्रेशर के साथ जो भी इसके सामने आएगा वो सिर्फ एक छोटे से कीड़े मकोड़े के जैसे कुचला जाएगा और मिन्स्योक उन सभी ज़ॉम्बी के ऊपर ब्रूटली रोड रोलर चला रहा होता है और वो रोड रोलर को चलाते हुए पुल के आखिरी टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाता है और मिन्स्योक को इतना रूथलेसली मारता देख हैरी और उसके साथ के सोल्जर भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद मिन्स्योक रोड रोलर को चलाते हुए उन ज़ॉम्बी को ब्रिज के टूटे हुए हिस्से तक ले जाता है और उन्हें रोड रोलर से धकेल देता है जिससे जो भी बचे खुचे ज़ॉम्बी थे वो ब्रिज से गिर जाते हैं। फिर मिन्स्योक को दिखाया जाता है जिसे ऐसा करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बस के अंदर डेमी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है ये क्या बकवास है। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगती है जहाँ वो अपने फादर से कह रही थी जरूरी नहीं है कि ये आप ही को करना है। फिर मिन्स्योक कहता है और कोई नहीं है जो मेरे अलावा इसे कर सकता है, तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो जब सोल्जर को आपके बारे में कुछ अजीब लगे तो? फिर मिन्स्योक कहता है चिंता मत करो मैं तो बस उन्हें सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में आवाज आता है कि कैप्टन चाह हैरी की टीम वापस आ गई है। फिर वो बगल में देखती है जहाँ पर मिन्स्योक उसे हाय कह रहा था। उसे देखकर डेमी सोचने लगती है मैं उन्हें नहीं दिखाऊंगी कि मैं उनके बारे में चिंता कर रही थी। फिर तभी उसकी नजर रोड रोलर के तरफ पड़ती है जिसे देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर उसके बाद हैरी कहती है सभी लोग पीछे हटो और वो रास्ता खाली करके रोड रोलर को आगे ले जा रही होती है। फिर दिखाया जाता है उनके सामने ज़ॉम्बी आ गए होते हैं, लेकिन बदकिस्मत की बात है कि वो लोग रोड रोलर के सामने आ गए होते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी कुचल कर मारे जाते हैं। फिर दिखाया जाता है सबसे आगे रोड रोलर, उसके पीछे हैरी की गाड़ी, फिर सिविलियन के बस, फिर एक और मिलिट्री गाड़ी होती है और वो लोग इसी तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर एक सोल्जर कहता है कैप्टन हमारा मिशन पूरा हो गया है, हम लोग पहुँच गए हैं और वो लोग शाम के 6:45 में पहुँच गए होते हैं। फिर हमारा MC सोच रहा होता है सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड यूनिट जिसने मेरे पास्ट लाइफ में लंबे समय तक सरवाइव किया था, डेजियन के रास्ते में की स्ट्रॉन्ग होल्ड में से एक को लीड करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। गाइस पहले तो मुझे लगा था कि डेजियन MC का नाम है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डेजियन उसी फाइनल शेल्टर का नाम है। फिर मिन्स्योक आगे सोच रहा होता है फिर भी हम यहाँ तक सिर्फ 8 दिन में पहुँच गए, मेरे पास्ट लाइफ के कंपेयर में हम काफी तेज हैं, फिर भी हम लोग अपनी गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं कर सकता, सिर्फ ये सोच के कि मैं अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ तो डेमी खतरे में पड़ सकती है। मुझे अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को यूज करना है और अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। असली बैटल अब यहाँ से शुरू होगी। फिर रोड रोलर के ऊपर बैठा सोल्जर कहता है तुम सच में अमेजिंग हो, सच कहूँ तो इस मिशन में मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने हम सभी को बचा लिया तो अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं। फिर मिन्स्योक के बगल वाला सोल्जर कहता है क्या तुम कंस्ट्रक्शन का काम करते थे? फिर मिन्स्योक कहता है नहीं, मैंने इसे सीखा है, जितना ज्यादा तुम्हारे पास स्किल होते हैं तुम उतना ही ज्यादा बेहतर होते हो, मुझे
मुझे खुशी है कि हम इस जगह तक सेफली पहुंच गए। फिर उसके बाद मिनसोक उतरते हुए कहता है हाँ शुक्रिया। फिर हायरी कहती है तुमने अभी क्या कहा? फिर उसके बाद मिनसोक कहता है हाँ। फिर हायरी कहती है उसके बाद क्या कहा? फिर मिनसोक कहता है मेरा मतलब ये था कि। फिर हायरी चिल्लाते हुए कहते हैं बस अब चुप हो जाओ। फिर उसके बाद दो सोल्जर सैल्यूट करते हुए कहते हैं आपका स्वागत है कैप्टन चा हायरी, हम आपका इंतजार कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि आप जरूर यहाँ आएंगे। फिर उसके बाद बताया जाता है जिसने हेलमेट नहीं पहना होता है वो सेकेंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के 1st बटालियन का कंपनी कमांडर होता है और इसका नाम सार्जेंट ली इन हुई होता है। फिर हायरी कहती है क्या तुम मुझे जानते हो? फिर उसके बाद सार्जेंट इन हुई कहता है हाँ हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था, तुम्हारे स्किल के हिसाब से हमें बताया गया था कि तुम आज तक पहुंच जाओगी, ऐसे कर्नल चा ने कहा था। फिर हायरी कहती है क्या सच में कर्नल चा ने ऐसे कहा था? फिर सार्जेंट इन हुई कहता है कर्नल चा ने ये भी कहा था कि तुम एक सन की फीमेल सोल्जर हो जो किसी भी जगह पर हलचल मचा देती है। उसकी बातें सुनकर हायरी काफी गुस्सा होने लगती है और उसके पीछे खड़े सोल्जर हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद हायरी गुस्से से उन सोल्जर की तरफ देखती है और कहती है अभी वो कहाँ पर हैं? फिर सार्जेंट इन हुई कहता है वो अभी पीछे के गेट पर गए हैं, अचानक से वहाँ पर ज़ॉम्बी आ गए हैं। जिसकी बातें सुनकर हैरी हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है क्या कर्नल चा उनसे खुद निपटने गए हैं? क्या उन्होंने कोई यूनिट ली थी? फिर सार्जेंट इन हुई कहता है नहीं। फिर हैरी कहती है अच्छा मेरा मतलब था कि वो अब पहले की तरह जवान नहीं रहे, वो अब बूढ़े हो रहे हैं। फिर सार्जेंट इन हुई कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो यहाँ पर भले ही इस्माइल कर रहा होता है पर वो थोड़ा परेशान भी होता है। फिर उसके बाद हैरी कहती है क्या कर्नल चा अकेले उन सभी ज़ॉम्बी से निपट सकते हैं? फिर उसके बाद ब्रिगेड के पीछे गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर घड़ी को देखते हुए कहता है 35 मिनट 27 सेकेंड। कर्नल ये एक नया रिकॉर्ड है। फिर कर्नल कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके बाद एक ज़ॉम्बी जमीन से टकराता है और उस ज़ॉम्बी की हालत खराब होती है और वहीं कर्नल चा इस्माइल कर रहा होता है। फिर कर्नल चा कहता है मैंने तुमसे कहा था एक दिन कुल्हाड़ी बंदूक को पीछे छोड़ देगी, तुम जानते हो ना सड़े हुए मीट का टेस्ट बेहतर होता है। फिर दिखाया जाता है कर्नल चा अपने कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी के सिर को काट के अपने हाथों में पकड़ा होता है। फिर उसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक फॉर्मल स्पेशल कॉप कमांडर है और अब ये सेकेंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर है और इसका नाम चापुंग हो है। और जैसे हायरी का टाइटल नेम वाइडो स्पाइडर है उसी तरह इसका टाइटल नेम ब्लू हॉक है। फिर टावर के ऊपर खड़ा सोल्जर कहता है फिर भी अगली बार बंदूक चलाना, हम इसीलिए तो यहाँ पर हैं, अगर क्या हो ज़ॉम्बी आपको काट ले। फिर कर्नल चा हंसते हुए कहता है क्या ऐसी चीजें मुझे नुकसान भी पहुँचा सकती है? ये क्या मजाक है? जब तुम मेरे लेवल तक पहुँच जाओगे तो तुम सिर्फ एक ही बार देख के सब कुछ जान जाओगे। तुम उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को सिर्फ देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तुम कचरे कॉम्बैट के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या मदद कर रहे हो? तुम बस हमारे बीच में आ रहे हो। फिर उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर टावर पे खड़े सोल्जर कहते हैं ये काफी ज्यादा हाश है। फिर दूसरा सोल्जर कहता है इनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन इनसे बहस करना बेकार है। फिर कर्नल चा कहता है मेरा पीठ जोर से दर्द कर रहा है। कहते हैं कि लोग अपनी उम्र छिपा नहीं सकते, ये बात सच है। फिर वो कहता है बहुत हो गया ये फालतू की आवाज, क्या अभी भी यहाँ पर कोई बचा है? फिर उसके बाद जब कर्नल चा पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी बहुत ही बुरी हालत में अभी भी जिंदा होता है, जिसे देख के कर्नल चा कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? फिर वो ज़ॉम्बी खड़े हो जाता है और अपने कटे हुए हाथ से अटैक करने वाला होता है लेकिन उसी समय पे रोड रोलर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को कुचल देता है, जिसे देखकर टावर के सोल्जर भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है? फिर उसके बाद वो रोड रोलर कर्नल चा के पास रुक जाता है। फिर उसके बाद कर्नल चा सामने की तरफ देखकर अपनी ही कही बातों को याद करने लगते हैं जहाँ वो कह रहा होता है जब तुम मेरे लेवल तक पहुँच जाओगे तो तुम सिर्फ एक ही बार देख के अंदाजा लगा सकते हो कि सामने वाला एग्जैक्टली कितना ज्यादा पावरफुल है और उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कितनी है। फिर उसके बाद मिनसोक कहता है हेलो मेरा नाम रियो मिनसोक है और मैं यहाँ पर कैप्टन चा हायरी के साथ आया हूँ। यहाँ के सिचुएशन को सुनने के बाद
मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं, पर वो उसके आगे कुछ और बोल पाता तभी कर्नल चा अपने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो कुल्हाड़ी मिनस्योक के सीने से टकरा जाती है। फिर वो सोल्जर कहते हैं, कर्नल आप ये क्या कर रहे हैं, ये सिविलियंस हैं। पर तभी वो सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है, क्या ऐसा हो भी सकता है। फिर दिखाया जाता है जब कर्नल ने दूसरी बार अटैक किया होता है तो मिनस्योक उसके कुल्हाड़ी को सिर्फ अपने खाली हाथों से पकड़ लेता है। फिर उसके बाद कर्नल कहता है, जल्दी से अंदर जाओ और रेड लेवल के सिक्योरिटी अलर्ट को दबाओ, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है। फिर उसके बाद मिनस्योक कहता है, आपकी आंखें धोखा नहीं खा सकती कर्नल चापुंग हो। उसकी बातें सुनकर कर्नल हैरान होते हुए कहता है, क्या। फिर उसके बाद मिनस्योक अपने खाली हाथों से कर्नल चा के कुल्हाड़ी को तोड़ देता है। फिर उसके बाद मिनस्योक कहता है, मुझे यहीं रहना होगा, इसका मतलब मुझे तुम्हें कन्वेंस करना होगा। ऐसा लगता है कि अब सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसके बजाय मैं वो तरीका यूज करूंगा जो आपको भी सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी बातें सुनकर कर्नल चा भी स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद हमें मिनस्योक को दिखाया जाता है जो पूरे तरह से फाइटिंग करने के लिए तैयार होता है और कहता है, मैं आपको दिखाऊंगा असल में मैं हूँ कौन। फिर वो सोचने लगता है अपने बॉडी के साथ दूसरों से बातचीत करना अब शुरू होता है, ये एक सुपर नेचुरल बीइंग का रूल है। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। मैंने हर तरह के पागल लोगों को देखा है लेकिन तुम्हारे जैसे पागल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद वो अपने बॉडी पे पहने सभी आर्मर को उतार देता है। फिर वो कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इन जैसे बकवास चीजों में इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद वो अपने जगह से जंप करके मिनस्योक के ऊपर अटैक करने वाला होता है और कहता है, ठीक है तो चलो देखते हैं आखिर एग्जैक्टली तुम हो कौन। और दूसरी तरफ मिनस्योक भी अपने पंच को बनाकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद कोड रेड बोल के अनाउंस किया जाता है और सभी सिविलियंस को शेल्टर में जाने के लिए कहा जाता है। और उस अनाउंसमेंट को सुन के हायरी कहती है, कोड रेड आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर उसके बाद उसके सामने खड़े सोल्जर कहते हैं, हमें नहीं पता, हम आपको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी के लिए अनाउंस किए गए प्रोटोकॉल को प्लीज फॉलो कीजिए। फिर तभी पीछे से एक सोल्जर आता है और कहता है, क्या तुम ही कैप्टन चा हो। जिसे देखकर उसके सामने खड़ा सोल्जर कहता है, कैप्टन गोक यहाँ क्या चल रहा है। फिर जो कैप्टन गोक होता है वो हायरी की तरफ बंदूक तानते हुए कहता है, यही है जो हमें अच्छे से बता सकती है। फिर हायरी कहती है, तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो। फिर कैप्टन गोक कहता है, एक मॉन्स्टर ने डिवीजन के पिछले गेट पर ब्रिगेड कमांडर के ऊपर अटैक कर दिया है और उस मॉन्स्टर ने तुम्हारा नाम लिया था। जिसकी बातें सुनकर हैरी हैरान होते हुए कहती है, क्या एक मॉन्स्टर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर कैप्टन गोक कहता है, उसने अपना नाम रियो मिनस्योक बताया था, तो बोलो वो कौन है। जिसकी बातें सुनकर हैरी कहती है, क्या रियो मिनस्योक। और वहीं पर डेमी अपने फादर के नाम को सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है। फिर उसके बाद हमें उनके फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनस्योक कर्नल चा के ऊपर अटैक किया था, पर कर्नल चा उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उस पंच के वजह से उसके पीछे के दीवार का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर उसके बाद कर्नल चा अपने पैर से मिनस्योक के ऊपर किक करते हुए कहते हैं, तुमने एक दीवार को अपने सिर्फ एक ही पंच में तोड़ दिया, उसके बाद भी क्या तुम अभी भी अपने आप को एक ह्यूमन कह रहे हो। और यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कर्नल चा की किक मिनस्योक को लगी होती है, लेकिन सही समय पर मिनस्योक ने अपने दोनों हाथों से कर्नल चा के किक को ब्लॉक कर लिया होता है। फिर दिखाया जाता है मिनस्योक वहाँ से गायब हो जाता है और पलक झपकने के स्पीड से वो बिल्कुल कर्नल चा के पीछे पहुँच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे अपने पीछे कर्नल चा भी सेंस कर लेता है। फिर दिखाया जाता है मिनस्योक ने अपने हाथ के पंच को कर्नल चा के ऊपर कर दिया था, लेकिन कर्नल चा सही समय पर पीछे झुककर उस पंच से बच जाते हैं। फिर उसके बाद कर्नल चा थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो कुछ सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद वो मिनस्योक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारते हैं, जिसके वजह से मिनस्योक पीछे की तरफ धकेला जाता है और अभी भी कर्नल चा कुछ सोच रहे होते हैं। फिर वो उसके बाद मिनस्योक का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जो पंच तुमने मुझे मारा था वो काफी स्लो था, क्या तुम मेरे ऊपर नरमी बरत रहे हो। फिर मिनस्योक कहता है, हाँ। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है, तुम्हें क्या लगता है छोटे बदमाश कहीं के। फिर मिनस्योक उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत से फाइट करता हूँ तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। उसकी बातें सुनकर कर्नल चा एक पल के लिए वहीं चुपचाप खड़ा होता है। फिर वो परेशान होते हुए सोचने लगता है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, जब से हम दोनों के बीच की फाइटिंग की शुरुआत हुई तब से मेरे बॉडी का हर एक सेल डर से
कांप रहा है। हम दोनों के बीच का पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है आखिर ये क्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर उसके बाद मिनसोक कहता है मैं तुमसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। उसके बाद ये सुनकर कर्नल चा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आखिर तुम्हारे जैसे एक सनकी आदमी क्या अपनी प्रोटेक्शन मुझसे मांग रहा है। फिर उसके बाद मिनसोक कहता है नहीं, वो आदमी मैं नहीं हूँ जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसका नाम रियो डेमी है और वो मेरी बेटी है। प्लीज मेरे साथ आए सभी लोगों को, मेरी बेटी को और मुझे ब्रिगेड के साथ रहने दो। और कर्नल चा सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि कर्नल चा के सामने मिनसोक घुटने के बल बैठा होता है। फिर उसके बाद मिनसोक कहता है अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम जो भी कहोगे मैं वो सभी काम करूंगा। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सिविलियन होल्डिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का कहता है क्या तुमने उसके बारे में सुना। फिर दूसरा लड़का कहता है हाँ मैंने सुना, वो लोग उसे मॉन्स्टर बोल रहे थे। फिर वही पहला लड़का कहता है उसकी आंखें काफी अजीब हैं। फिर दूसरा लड़का कहता है मैंने सुना कि उसकी आंखों में मेलेनिन की कमी है। फिर पहला लड़का कहता है पर अगर ध्यान से सोचो तो उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल है। फिर दूसरा लड़का कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी असल में एक ज़ॉम्बी है। फिर उसके बाद मिनसोक को दिखाया जाता है जो काफी उदास होता है और वो जेल में कैद होता है और उसे जंजीर और रस्सियों से बांधा गया होता है और वो पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ कर्नल चा कहता है ठीक है जो लोग आए हुए हैं हम उन्हें अपने ब्रिगेड में रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर असली प्रॉब्लम तुम हो। आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ कि तुम हमारे लिए खतरनाक नहीं हो। फिर उसके बाद मिनसोक कहता है आइसोलेशन। फिर कर्नल चा हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने अभी आइसोलेशन कहा। फिर मिनसोक कहता है हाँ, अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मुझे सोलेटरी में लॉक कर दो। फिर अभी प्रेजेंट टाइम में मिनसोक सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं अपने आप को साबित कर दूंगा कि मैं उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हूँ। फिर दिखाया जाता है मिनसोक के पीछे वाले खिड़की के पास कोई आ जाता है और उसे मिनसोक भी सेंस कर लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि डेमी होती है जो आते हुए कहती है टाडांग। फिर उसे देखकर मिनसोक परेशान होते हुए पूछता है डेमी क्या तुम ठीक हो। फिर डेमी कहती है मैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अलार्मों को बंद कर दिया गया और सभी सोल्जर बहुत ही अच्छे हैं, मैं यहाँ तक कि बिना परमिशन के यहाँ आ गई। शेल्टर बहुत ज्यादा भरा हुआ है लेकिन असलियत में वो लोग डेमी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं, जिसे मिनसोक भी समझ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। पर अपने फादर को अचानक से माफी मांगता देख डेमी कुछ समझ नहीं पाती। फिर मिनसोक कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं दोबारा इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन डेमी मैंने तुमसे किए गए वादे को तोड़ दिया, तुम सच में मेरे से काफी ज्यादा निराश हो गई होगी। फिर उसके बाद डेमी मिनसोक के सिर के ऊपर मारते हुए कहती है अगर आप नहीं होते तो ना तो मैं और न ही बाकी लोग यहाँ तक सेफली पहुँच पाते, तो अपने सिर को झुकाओ मत, ऊंचा रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, मैं आपके ऊपर हमेशा भरोसा करूंगी। फिर उसके बाद डेमी घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है अब मुझे जाना होगा, अगर मैं देर हो गई तो वो लोग 10 बजे के बाद चेकिंग करेंगे और मैं पकड़ी गई तो वो लोग मुझे डांटेंगे। फिर उसके बाद डेमी उसे गुड नाइट कहती है और यहाँ पर मिनसोक भी स्माइल करते हुए डेमी को भी गुड नाइट कहता है और कहता है कि तुम अच्छे से सोना डेमी। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए स्माइल कर रही थी और यहाँ पर मिनसोक भी स्माइल कर रहा था। फिर तभी अचानक से डेमी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, फिर वो रुक जाती है और उसके आंसू गिरने लगते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी और उसके रोने की आवाज मिनसोक भी सुन रहा था, जिसे सुनकर वो अपने सिर को झुकाए उदास खड़ा था और वो अपने मन ही मन कुछ सोच रहा था। फिर तभी सोल्जर के पैरों को दिखाया जाता है और वहाँ पर कैप्टन गोक आया था जो मिनसोक से कहता है रियो मिनसोक ब्रिगेड कमांडर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद ब्रिगेड कमांडर को दिखाया जाता है जो मैप में एक निशाने के ऊपर अपनी उंगली को रखते हुए कहते हैं 20 मिनट पहले गोपावल में ढहे गए स्टेशन के अंदर हमारे साउंड डिटेक्टर ने कई सारे सर्वाइवल के फ्रिक्वेंसीज को पकड़ा है। फिर वो टैब में दिखाते हुए कहते हैं और ये अजीब सा सिग्नल दूसरों से बिल्कुल अलग है, ये मिशन पूरी तरह से हमारे स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, एक बड़ी टीम हमारी स्पीड को स्लो कर देगी, इसलिए मैं कुछ लोगों को चुनकर भेज रहा हूँ, इस मिशन पर मैं और तुम जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कर्नल चा के सामने हमारा एमसी मिनसोक होता है और वो उसे अपने साथ अकेले जाने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर कर्नल चा कहता है तुमने कहा था कि तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी करोगे, तो अपने आप को साबित करो। फिर उसके
बाद मिनसोक अपने हाथों में बंधे हुए जंजीर को खुद से तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो कहता है तो अब हम यहाँ से कब निकलेंगे। उसके बाद यह सुनकर कर्नल चा स्माइल करता है और एक इविल फेस बनाते हुए कहता है हम अभी के अभी निकलेंगे। और वही मिनसोक भी एक सीरियस फेस बनाते हुए सोच रहा होता है गोपेबल स्टेशन रेस्क्यू मिशन अब यहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद हमें गोपाबल स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा एक औरत के गोद में था और वो आवा वा करके बोल रहा था और उस औरत के साथ साथ वहाँ पर कई सारे लोग थे और वो बच्चा आवा वा बोलते हुए अपने हाथों से बगल वाले आदमी के हाथों को मार रहा था। फिर उसकी मदर कहती है डायून ऐसा नहीं करते। फिर उसके बाद वो आदमी अपने हाथ को दूसरी तरफ कर लेता है और उसके बगल में टोपी पहना आदमी कहता है यहाँ पहले ही काफी शोर शराबा है और ये बच्चा और भी ज्यादा शोर करके गुस्सा दिला रहा है। फिर उस बच्चे के बगल में एक बुढ़िया औरत बैठी होती है जो कहती है ये तो सिर्फ एक बच्चा है, इसे क्या पता यहाँ क्या चल रहा है, अगर ये थोड़ा बहुत शोर शराबा कर भी देता है तो क्या हो जाता है। फिर उस बच्चे के बगल में बैठा ग्रीन टी शर्ट वाला आदमी माफी मांग लेता है लेकिन उसके बगल में बैठा टोपी वाला आदमी गुस्से से अपना चेहरा दूसरे तरफ मोड़ लेता है। फिर उसके बाद वो बच्चा ऊपर की तरफ गौर से देखने लगता है और वो वाह 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 बोल के अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर रहा था। फिर उस बच्चे की मदर किसी चीज को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद जिस तरफ उसका बच्चा हाथ कर रहा था उसी तरफ वो ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ अंधेरे में एक आदमी था जो बिल्कुल उन्हीं की तरफ देख रहा था और वो इस्माइल कर रहा था। लेकिन अचानक से उसका चेहरा बदल जाता है और वो एक क्रीपी इस्माइल कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज थे। फिर अचानक से एक ज़ॉम्बी की तरफ रोशनी आने लगता है और ये रोशनी एक मिलिट्री कार की थी जो उन सभी ज़ॉम्बीज को ठोकते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और उस मिलिट्री कार को कर्नल चा चला रहा था। फिर वो कहता है तुमने देखा मिनसोक, मेरी मिलिट्री कार तुम्हारी रोड रोलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। फिर मिनसोक भी हाँ कहते हुए कहता है रोड रोलर भले ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसकी स्पीड कम है। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है इस ऑपरेशन के लिए स्पीड ही सब कुछ है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब दो चीजों की वजह से है। पहला अनप्रेडिक्टेबल्स, केव के अंदर का एंट्री पॉइंट पूरी तरह से कोलैप्स हो गया होगा, यहाँ तक कि सभी ट्रैक्स भी ब्लॉक हो गए होंगे, और दूसरा ये चीज। फिर उसके बाद कर्नल चा टैब में एक फ्रिक्वेंसी को दिखाते हुए कहते हैं और वहाँ पर कुछ अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर फंसे हुए हैं बचे हुए लोगों के साथ, इसका मतलब ये है कि हम अपना एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मिनसोक उस टैब को ले लेता है। फिर कर्नल चा उस टैब में एक जगह के ऊपर उंगली रखते हुए कहते हैं गोपाबल स्टेशन का वेंटिलेशन शाफ्ट काफी ज्यादा चौड़ा है, मैंने सुना है कि हम इसे अभी भी यूज कर सकते हैं, हम वेंटिलेशन के जरिए अंदर जाएंगे और जितना जल्दी हो सके हम बचे हुए सर्वाइवर्स को बचाएंगे, यही हमारा मिशन है। फिर कर्नल चा कहता है हम अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालेंगे, हम एक भी सर्वाइवर्स को पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो क्या तुम समझ गए। फिर उसके बाद मिनसोक कहता है नहीं ये प्लान ठीक नहीं है, जिसके बाद सुनकर कर्नल चा काफी हैरान हो जाता है। फिर मिनसोक कहता है ऐसे में मिशन फेल हो जाएगा। फिर कर्नल चा गुस्से से कहते हैं आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर मिनसोक कहता है गोपेबल स्टेशन एक रेस्क्यू मिशन है, हर बार समय थोड़ा अलग था लेकिन सभी इंसिडेंट हमेशा एक जैसी थी, आप जितना हो सके उतना बेहतरीन मिशन बनाते थे लेकिन लोगों को रेस्क्यू करने का नंबर एक भी नहीं है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले वाले जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस बच्चे की मदर उल्टा लटकी हुई थी। फिर उसके बाद वो अपना आँख खोलती है और वो मकड़ी के जाले से उल्टा लटकी हुई थी और उसके साथ वहाँ सभी लोग भी उल्टा लटके हुए थे और वहाँ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर उस बच्चे की मदर भी वही सोचने लगती है मैं आखिर ऐसे क्यों हूँ और यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो इधर उधर घूम के घबराते हुए देखने लगती है और अपने बच्चे का नाम डाउन डाउन बोल के चिल्लाने लगती है, जिससे वो मकड़ी का जाला टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर उसके बाद नीचे उतरने के बाद भी वो चिल्लाने लगती है डाउन डाउन तुम कहाँ हो, और उसके बगल वाला आदमी कहता है क्या आप ठीक हैं, और वो आदमी उसे परेशान होकर देख रहा होता है और उसके पीछे वही टोपी वाला आदमी मुझे कोई तो यहाँ से छुड़ाओ। फिर उस बच्चे की मदर उस टोपी वाले आदमी को कहती है हे मिस्टर क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है, क्या तुमने डायोन को देखा है। फिर वो टोपी वाला आदमी कहता है मैं आखिर ये कैसे जान सकता हूँ, मैं तो ये तक नहीं जानता कि मैं यहाँ पर इस तरह से क्यों लटका हुआ हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है तुम जल्दी से मुझे यहाँ से छुड़ाओ। फिर दिखाया जाता है उसके बगल में अचानक से वही बुढ़िया औरत आ जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती
आता है। फिर वो कहता है तुम तो वही आंटी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे छुड़ाने आई हो। फिर दिखाया जाता है अचानक से उस बुढ़िया औरत की आंखें लाल हो जाती है और अचानक से उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना हो जाता है और वो एक क्रीपी स्माइल करने लगती है। फिर अचानक से उस बुढ़िया औरत का मुंह काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो उस टोपी वाले आदमी के सिर को चबाने लगती है और वहाँ पर सिर्फ उसके चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है, जिसे देखकर वहाँ नीचे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद वो टोपी वाला आदमी नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो अपने जगह से उठने लगता है। फिर दिखाया जाता है उसका सिर का आधा हिस्सा गायब हो गया था और वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। फिर वो लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग डरने लगते हैं। फिर उसके बाद एक आदमी कहता है ये एक ज़ॉम्बी बन गया है, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन उस आदमी को ही भागने में देर हो जाता है और ज़ॉम्बी उस आदमी को ही अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो लोग कहने लगते हैं आखिर ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे आ गया। फिर दूसरा आदमी कहता है हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें यहाँ से पहले निकलना होगा। और वहीं पर उस बच्चे की मदर डायोन डायोन बोल के चिल्लाते हुए रो रही होती है। फिर तभी अचानक से उसे अपने बच्चे का आवा वाह वाला आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो वहीं पर रुक जाती है और वो मुड़कर सीढ़ी की तरफ देखने लगती है जहाँ से वो आवाज आ रहा था। फिर वो नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर पीछे वाला आदमी कहता है आखिर तुम नीचे की तरफ क्यों जा रही हो, नीचे की तरफ के सबवे ट्रैक्स ब्लॉक हैं। फिर तभी उस आदमी का फादर आ जाता है जो कहता है बेटा तुम क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से चलो। फिर वो आदमी हैरान होते हुए कहता है फादर पीछे की तरफ देखो। फिर उसके फादर के पीछे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ कई सारे ज़ॉम्बीस आ गए थे और वहाँ लोगों के सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उस बच्चे के मदर की तरफ दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के आवाज की तरफ जा रही थी और वो कह रही थी डायोन मैं आ रही हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदर तुम्हारे पास आ रही है। फिर वो बच्चे की मदर अपने बच्चे के पास आ जाती है। फिर वो जब अपने बच्चे की तरफ देखती है तो उसका एक क्यूट सा बच्चा बड़ा सा ज़ॉम्बी बन गया था और वो अपने हाथों में एक आदमी को पकड़ के उसके सिर को खा रहा था और वो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक म्यूटेड ज़ॉम्बी बन गया था जिसके 4 पैर थे। और वो ज़ॉम्बी अपने मदर को देख के काफी ज्यादा रोने लगता है और अपने बच्चों को ऐसे हालत में देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये सब सपना है। फिर वो बच्चा वाला ज़ॉम्बी अपने मदर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। और यहाँ पर दोनों माँ बेटे रो रहे थे क्योंकि ना तो उसके मदर को अपने बच्चे के ऐसे हालत पर यकीन हो रहा था और ना ही वो बच्चा अपने मदर को खाना चाहता था। फिर उसके बाद हमें एक मेट्रो को दिखाया जाता है जिसके आसपास से काफी ज्यादा आग निकल रहा था और वो मेट्रो उस बच्चे ज़ॉम्बी के पास आने लगता है और वहाँ पर आके ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो बच्चा ज़ॉम्बी आग में जलने लगता है और वो काफी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और वो मदर उसके हाथों से छूट के नीचे की तरफ गिर गई होती है और वो अपने बच्चे को जलता देख काफी ज्यादा रोने लगती है। पर तभी वो अचानक से सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाती है जहाँ मिन सॉक कहता है मैं सभी लोगों को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, लेकिन मैं सभी लोगों को बचा नहीं सकता। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई भी ह्यूमन इस काम को नहीं कर सकता। फिर दिखाया जाता है हमारा MC मिन सॉक उस आग से निकलता है और उसके सामने उस बच्चे की मदर बैठी होती है और हमारा MC यहाँ पर काफी ज्यादा बैडेस लग रहा होता है और यहाँ पर पूरा बॉडी उसका आग से जल रहा होता है, लेकिन तो भी इसके बावजूद भी उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है स्किन वॉल्कर जो बेहोश इंसानों को मारकर उनका शिकार करता है और उनके चेहरों का नकल करता है, एक स्पाइडर टाइप हाई रैंक क्रिएचर। और हमारा मिन सॉक गौर से उस ज़ॉम्बी को देख रहा था। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी एक जोरदार दहाड़ मारता है और अपने जीप से मिन सॉक के ऊपर अटैक कर देता है और उसका जीप मिन सॉक की तरफ आ रहा था, लेकिन मिन सॉक बिल्कुल भी अपने जगह से हिल नहीं रहा होता है। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी आगे की तरफ घिंचाने लगता है। फिर उसके बाद वो जमीन पर जोर से टकरा जाता है और उसके सामने मिन सॉक बहुत ही तेजी से आ रहा था जो उसके जीप को पकड़ा हुआ था और उसके आसपास से आग ही आग निकल रहा था और मिन सॉक के बिल्कुल सामने ज़ॉम्बी था। फिर वो उस ज़ॉम्बी के पास आके उसे अपने लात खुशों से बहुत ही बुरे तरह से पीटने लगता है जिससे उस ज़ॉम्बी की चीखें निकल जाती हैं। फिर उसके बाद मिन सॉक बताता है दूसरे शब्दों में इसकी कमजोरी आग है, इसे आग से इतना ज्यादा भर दो कि इसे रोकना
रोकने का एक भी मौका ना मिले। फिर उसके बाद मिनसोक सोच रहा होता है मुझे इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म करना होगा। फिर तभी अचानक से मिनसोक के ऊपर कोई पत्थर मारने लगता है और पत्थर मारने वाली कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे की मदर थी, जो रोते हुए कहती है मेरे बेटे को मत छुओ। फिर उसके बाद जब मिनसोक पीछे मुड़ के देखता है तो वो ज़ॉम्बी मिनसोक को घूर घूर के देख रहा था। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी एक जोरदार दहाड़ मारता है। और गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं भले ही ज़ॉम्बी बोल रहा हूँ लेकिन ये वही स्पाइडर है जो अपने चेहरे को उस बच्चे के चेहरे में बदला हुआ है। फिर उसके बाद ज़ॉम्बी के उस दहाड़ से मिनसोक पीछे की तरफ फेंका जाता है और जैसे ही उस दहाड़ का प्रेशर उस बच्चे के मदर की तरफ जाता है वो उस प्रेशर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाती और वहीं जमीन पर गिर जाती है। और मिनसोक भी उसके प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था और वो भी घुटने के बल झुक जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके चिल्लाने की वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ रहा था और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे करके मिनसोक के पास आने लगता है और मिनसोक उसके प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसके नीचे की जमीन भी शटर होने लगी थी और साथ ही धीरे धीरे करके उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ डेमी उससे कह रही होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं, मैं हमेशा आपके ऊपर भरोसा करूंगी, इसलिए अपने सिर को हमेशा ऊंचा रखना। और इन सभी बातों को याद करने के बाद वो अपनी पूरी कोशिश करके खड़े होने लगता है। फिर उसके बाद वो अपने सिर को जमीन पर जोर से पटकता है और वो लगातार अपने सिर को जमीन पर पटके जा रहा था। फिर उसके बाद जो ज़ॉम्बी इतना जोर से चिल्ला रहा था उसके प्रेशर से मिनसोक छूट जाता है और अपना एक जोरदार पंच उस ज़ॉम्बी के मुंह के नीचे मारता है, जिसके वजह से वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खून खांसने लगता है और वो रोने लगता है। लेकिन मिनसोक उसे बिल्कुल भी दोबारा मौका नहीं देता और जंप करके अपने घुटने से उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक मारता है। फिर अचानक से उसका चेहरा फूलने लगता है, जिसे देखकर मिनसोक जंप करके पीछे चले जाता है। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी जमीन पर बहुत ज्यादा खून खांसने लगता है और वो जैसे ही खून का उल्टी करता है उसका चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है और वो ज़ॉम्बी जोर जोर से रोने लगता है। फिर मिनसोक कहता है यही डिस्गस्टिंग रोने की आवाज तुम्हारी मुंह से निकलनी चाहिए, अब से सिर्फ यही आवाज तुम्हारे मुंह से निकलेगी। फिर उसके बाद मिनसोक काफी सीरियस फेस बनाते हुए कहता है सिर्फ यही चीखने की आवाज है जो तुम्हारे मुंह पर सूट करता है। फिर उसके बाद उस ज़ॉम्बी के वहाँ सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि मिनसोक उस ज़ॉम्बी के जितने भी हाथ पैर और लिम्स थे उन सभी को अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर रहा था। फिर उसके बाद दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी किसी जगह घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये एक दरवाजा होता है जिसके दूसरे पार ह्यूमंस होते हैं और वो लोग दरवाजे को बंद कर ज़ॉम्बी को अंदर आने से रोक रहे थे। फिर दिखाया जाता है एक तरफ ज़ॉम्बी होते हैं जो दरवाजा को धक्का देके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और वहीं दूसरे तरफ इंसान होते हैं जो दरवाजा को बंद करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो लोग काफी ज्यादा घबराने लगे थे क्योंकि उन लोगों के लिए रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद हमें उसी बाप बेटे को दिखाया जाता है जिसका बेटा उस बच्चे वाले मदर को नीचे जाने से रोक रहा था। फिर वो अभी कहता है क्या सच में ये सब लोग ज़ॉम्बी ही हैं? फिर उसका फादर कहता है अपनी बकवास बंद करो और इसे अच्छे से ब्लॉक करने पर ध्यान दो। फिर तभी उसका फादर सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि अचानक से वहाँ पर स्मोक आने लगा था जिसके वजह से वहाँ के लोग खांसने लगे थे। फिर उन्हीं में से एक आदमी कहता है यहाँ पर स्मोक है, इसका मतलब जरूर यहाँ आग लगी होगी। फिर उसके बाद एक आदमी बहुत घबराते हुए कहता है नहीं तुम सभी लोग गलत हो, हम सभी लोग अब मरने वाले हैं। फिर वही फादर कहता है अपनी ये बेकार की बातें करना बंद करो। फिर उसका बेटा कहता है फादर। फिर उसका फादर पीछे मुड़ के कहता है अब तुम फिर से क्या बकवास करने वाले हो? फिर उसका बेटा कहता है फादर क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा है दरवाजे के उस पर सब कुछ अब शांत हो चुका है? फिर दिखाया जाता है अचानक से वो दरवाजा टूट जाता है और वो दरवाजा टूट के बिल्कुल उनके सामने गिरता है जिससे वो लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। फिर बेटा डरते हुए कहता है फादर दरवाजा टूट गया है, सामने की तरफ देखो कोई आ रहा है। फिर उसका फादर सामने की तरफ देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन हो? फिर दिखाया जाता है उनके सामने कोई और नहीं बल्कि हमारा MC मिनसोक होता है जो अपने एक हाथ में उस बच्चे के मदर को उठाया होता है और सिर्फ अपने दूसरे हाथ से उन सभी दरवाजे के पीछे वाले ज़ॉम्बी का काम तमाम कर दिया होता है। फिर
उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर से असली गोपावल स्टेशन का रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। फिर उसके बाद हमें वेंटिलेशन शाफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसे कोई उखाड़ के फेंक देता है और उसे फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा कर्नल चा होता है। और कर्नल चा के पीछे कई सारे सोल्जर पूरी तैयारी के साथ होते हैं। फिर उसके बाद कर्नल चा एक स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद सवेरा हो जाता है और हमें बताया जाता है कि बचे हुए टोटल सर्वाइवर 37 हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है एक परफेक्टली आइसोलेटेड जगह जहाँ से ज़ॉम्बी का निकलना इम्पॉसिबल था। फिर उसके बाद हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसे मकड़ी के जाले से ढका हुआ कोई चीज मिलता है, जिसे देखकर उसका कैप्टन भी हैरान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उस मकड़ी के जाले से वही क्यूट बच्चा निकला होता है, जिसे देखकर उसकी मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद बताया जाता है अंदर से लगभग 40 लोगों को बचाया गया था। सचमुच ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, इसलिए मेरे फादर। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ सभी लोग खुश होते हैं और वो लोग चेयर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद डेमी आगे बताती है इसलिए मेरे फादर मैन ऑफ मिरेकल बन गए। और यहाँ पर मिनसॉक अपने हाथ को उठा के हाय हेलो कह रहा होता है, लेकिन यहाँ देखने से ऐसे लग रहा होता है कि जैसे लेकिन ये देखने से ऐसे लग रहा होता है जैसे कि कोई गॉड ब्लेसिंग दे रहा हो। और उसे देखकर कैप्टन हैरी क्या बोले कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और उसके बगल वाला सोल्जर ताली बजाते हुए कहता है मुझे पहले से ही लगा था कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो कुछ ऐसा भी कर सकता है। वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वहीं कैप्टन चा भी ताली बजाते हुए और हंसते हुए कहते हैं तुम पास हो गए हो, तुम पूरी तरह से पास हो गए हो। फिर तभी मिनसॉक का ध्यान साइड की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी डेमी खड़ी थी, जो उसे गौर से देख रही थी, जिसे देखकर मिनसॉक स्माइल करने लगता है और उसे स्माइल करता देख डेमी भी स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद वो दोनों पास आते हैं और वो लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है गोपावल स्टेशन के रेस्क्यू मिशन में 52 लोगों को पहचान लिया गया है, जिसमें से 15 लोग मारे गए, 12 लोग घायल हैं और 37 लोग सही सलामत बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर बिस्तर पर लेटे आदमी के पास आता है और कहता है ये काफी ज्यादा बुरा है। मिशन के बाद से उसे काफी ज्यादा खांसी हो रही है और वो सोता ही रहता है। फिर उसके बाद वो सोल्जर वहाँ से जाते हुए कहता है जो भी हो आप अच्छे से आराम करना, मैं मेडिसिन को बाद में लेके आऊंगा सार्जेंट। फिर उसके बाद वो सोल्जर दरवाजे को बंद करके वहाँ से चले जाता है। फिर हमें उस सार्जेंट को दिखाया जाता है जो बिस्तर में लेटा हुआ था। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वही सार्जेंट है जिसकी टीम को मकड़ी के जाले से बंधा हुआ, मकड़ी के जाले से ढका हुआ वही बच्चा मिला था। फिर उसके बाद हमें सार्जेंट के गले के पास दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ॉम्बी का डंक लगा हुआ था। फिर अगले पल दिखाया जाता है अचानक से उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना हो गया था और वो एक क्रीपी स्माइल कर रहा था।